स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। देखिए, हमने जो आधुनिक इतिहास की जो श्रृंखला स्टार्ट की है, आज उसी का हम लोग वीडियो देखेंगे। हमने पहले ही 2 वीडियो ले लिया है गवर्नर जनरल वायसराय पर। तो मैंने ये आधुनिक इतिहास का जो जितने भी वीडियो बनाए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। अगर जिसको भी आधुनिक इतिहास पढ़ना हो तो वो उस लिंक के माध्यम से जाकर के पूरे वीडियो देख सकता है। आज ये गवर्नर जनरल का तीसरा वीडियो है। करीब 4-5 वीडियो लगेंगे कुल मिला जुला कर। 3 वीडियो आज हो जाएंगे, तो 2-3 वीडियो और आएंगे जिसमें कि गवर्नर जनरल लगभग आधुनिक इतिहास का बहुत बड़ा पोर्शन समाप्त हो जाएगा। इसके माध्यम से हम लोग आधुनिक इतिहास के सभी महत्वपूर्ण बातों को जान लेंगे। तो आज उसी वीडियो को चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं पढ़ाएं। कल मैंने जो पिछली कक्षा है उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक तक हमने समाप्त कर दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जिसे कि भारत में बहुत सम्मान दिया जाता है, जिसके समय में सती प्रथा, बहुत सी प्रथाओं पर रोक लगाई गई थी, दास प्रथाओं पर रोक लगाई गई थी। उसने भारत में बहुत बड़े बड़े काम किए थे, तो वो सब बातें उसके बारे में थी। लेकिन उसमें से एक पॉइंट जो मैंने छोड़ा है वो ये था कि एक व्यक्ति हमारे देश में जिसको बहुत से लोग बहुत गलत भी कहते हैं। लेकिन देखिए, हमने इतिहास को कहा है कि हम इतिहास को सिर्फ राष्ट्रवादियों की नज़र से नहीं देखेंगे। हम को जो बहुत इतिहास पढ़ने के जो कई उपागम हैं, उन उपागमों के तहत पढ़ रहे हैं, अप्रोचेज के तहत। जैसे हमने कहा था कि उदारवादियों की तरफ से भी पढ़ेंगे हम लोग, राष्ट्रवादियों की तरफ से भी, साम्राज्यवादियों का इतिहास, जो प्रतिनिधि वाले वो लोग होते हैं उनके अधीनस्थ वाले जो होते हैं, अधीनस्थों के भी तरह से इतिहास पढ़ रहे हैं। मतलब सभी का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। जो इतिहास लेखन की कुल कई शैलियाँ हैं। इतिहास देखिए, जो हमारे देश का एक केंद्रीय अभिलेखागार दिल्ली में उपस्थित है, वहाँ पर उपस्थित बहुत से साक्ष्य हैं। आप जाकर के वहाँ से साक्ष्यों को लेकर के इतिहास पढ़कर अपने हिसाब से समझिए। जो किताबों में इतिहास लिखा है उसको पढ़िए। अब किताबों ने जैसा कहा है आप उसी को ऐसा मत मान लीजिए। उसको पढ़ने के बाद अपना तर्क, अपनी बुद्धि, अपना खुद का विवेक लगाया कीजिए, जिससे कि आपको आधुनिक इतिहास से समझने में, आपको अपने से तर्क लगाने से आपका जो मानसिक लेवल है उसका विकास होगा। देखिए, जो हमने विलियम बेंटिक पढ़ा था उसके समय में 1834 के समय में एक आयोग गठित किया गया था जिसका नाम था विधि आयोग। क्या नाम था? विधि आयोग। लेकिन उसके समय में ही जो लॉर्ड मैकाले था, उसे भारत में कहा जाता है कि उसने भारत में काली चमड़ी वाला अंग्रेज पैदा किया था। बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए जाते हैं लॉर्ड मैकाले पर। लेकिन ये जान लीजिए कि मैकाले ने भारत के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। भारत की दशा और दिशा दोनों बदलने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। एक्चुअली था क्या कि उसके समय में ये था कि भारत में शिक्षा पर बहस चल रहा था कि शिक्षा जो भारत में दी जानी चाहिए किस भाषा में दी जानी चाहिए, अंग्रेजी में दी जानी चाहिए या फिर हिंदी में दी जानी चाहिए या फिर संस्कृत में दी जानी चाहिए। तो उसका एक कहना था कि जितनी भी पूर्व के जितने देश हैं, लगभग उसमें भारत आता था, चाइना आते थे। उसका कहना था कि इन सब देशों में जितनी ज्ञान शिक्षाएं दी जाती हैं, उतना ही ज्ञान अगर आप लंदन के किसी लाइब्रेरी में चले जाएंगे तो एक लाइब्रेरी में उतना आपको ज्ञान मिल जाएगा। अब चूँकि उसने पढ़ा होगा इन सब देशों की किताबों को, उसने देखा होगा, तो इन सब जगह पे धार्मिक ज्ञान ज़्यादा बांटे जाते हैं। जैसे कि इस्लामिक कंट्री है, सऊदी अरब, सब जो है उसने वहाँ पर भी देखा, तो वहाँ पर भी धार्मिक किताबें, भारत में भी वेद, पुराण, महाभारत यही सब चलते थे, गीतांजलि यही सब चला करते थे। गीतांजलि नहीं, जो वेद, पुराण, रामचरितमानस, यही सब बातें चलती थी। तो उसने सोचा कि यहाँ पर तो सब धार्मिक बातें ही पढ़ाई जाती हैं। तो उसने सोचा कि मैं एक जो शिक्षा व्यवस्था शुरू करें, अगर देसी भाषाओं में, यहाँ की भाषाओं में शुरू करेंगे तो यहाँ की भाषाएं तो अधिकतर कहीं ना कहीं जाति व्यवस्थाओं पर आधारित है। कि संस्कृत जो है कहीं ना कहीं निम्न जाति को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था। संस्कृत जो है, यहाँ के ब्राह्मण कहते थे कि यहाँ के शूद्रों को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं है और उनको पढ़ने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। तो उसने सोचा कि हम एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था शुरू करते हैं जो सभी के लिए नया हो। तो उसने अंग्रेजी चुना होगा। देखिए, हम मैकाले साहब की बुराई नहीं कर रहे हैं और ना मैकाले साहब की बहुत अच्छाई, जो वास्तविकता पता चलती है वो यही चलती है कि उसने यही कारण रहा होगा, या जो भी कारण रहा होगा वो मैकाले साहब रहते तो ही बताते। तो उन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस के आधार पर लगाया होगा कि अगर संस्कृत में शिक्षा देंगे तो इनमें ब्राह्मण जो होंगे वर्चस्वशाली बन जाएगी। मैकाले साहब का सोचना होगा मेरे हिसाब से। तो उन्होंने सोचा होगा कि एक ऐसी शिक्षा, ऐसी भाषा चूज करते हैं जिनमें कि न कोई वर्चस्वशाली है न कोई कमज़ोर है। तो उसने इंग्लिश चूज किया था। और विज्ञान की जो शिक्षा देना था वो, अब चूँकि संस्कृत में अगर देना होता है विज्ञान की शिक्षा, तो ट्रांसलेट करना बहुत कठिन था। तो उसने सोचा कि लोगों को अंग्रेजी ही पढ़ा देते हैं, अंग्रेजी में शिक्षा देंगे विज्ञान की। तो विज्ञान की शुरुआत जो था वो मैकाले साहब ने करवा था। और मैकाले साहब का इसलिए योगदान नहीं बहुत बड़ा है, उससे पहले मैकाले का सबसे बड़ा है जो उसने विधि आयोग गठित किया था विलियम बेंटिक ने। इसमें क्या था कि जो मैकाले साहब थे उनके पहले भारत में जो न्याय व्यवस्था थी कि अगर एक ही गुनाह, जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी का हत्या कर दिया, तो अब मुझे जो सज़ा दी जाएगी
वो मनु हिंदू धर्म में है तो हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सज़ा दी जाएगी, और अगर मैं मुस्लिम धर्म में हूँ तो मुस्लिम शास्त्रों के अनुसार मुझे सज़ा दी जाएगी। मुस्लिम शास्त्र में जो सज़ा दी जाती थी वो किसके हिसाब से दी जाती थी? शरीयत ला पे, शरीयत ला के हिसाब से, जिसमें कि मौलवियों को क्या था? विशेष अधिकार प्राप्त था। और हिंदू धर्म में ब्राह्मणों को विशेष अधिकार था कि अगर ब्राह्मण किसी की हत्या भी कर दे तो उसे मौत की सज़ा नहीं दी जाती थी। और हमारे शूद्रों को एक छोटी सी अगर गलती कर दे तो उनको बहुत बड़ी सज़ा दी जाती थी। तो मैकाले साहब ने देखा कि यहाँ पर तो बड़ी अजीब व्यवस्था है कि एक ही गुनाह के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से सज़ा दी जाती है। तो जो ये विधि आयोग गठित किया गया था, तो मैकाले साहब ने इसमें क्या किया कि 1860 34 में बना था, 35 में ये आयोग गठित किया गया था 34 में, और ये 1860 आते आते इन्होंने भी इस पुस्तक को कंप्लीट किया था, पूरा विधि बनाई थी, पूरा कानून बनाया था, जिसका नाम क्या था रखा गया था? IPC, जिसका नाम है इंडियन पेनल कोड। क्या नाम रखा गया है? इंडियन पेनल कोड। इसमें करीब 500 के आसपास क्या है? अधिनियम है। इसी में जो आप लोगों ने अगर मूवी में सुना होगा कभी कि दफ़ा 302 के तहत इनको फांसी की सज़ा दी जा रही है, तो दफ़ा 302 उसी को उर्दू भाषा में बोलते हैं ताजीरात हिंद, इंग्लिश में बोलते हैं IPC इंडियन पेनल कोड, और इसी को बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। इस अधिनियम के तहत अब एक सज़ा के लिए वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो या किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सभी के लिए, किसी वर्ण का भी हो, सभी के लिए एक सज़ा थी। अब इनमें ब्राह्मणों को बड़ा बुरा लगने लगा कि मतलब शूद्र को अगर जितनी सज़ा दी जाएगी उतना हमको भी दी जाएगी, मतलब हम शूद्र के बराबर आ गए। अब ब्राह्मणों को यह बड़ा विरोध, उच्च जातियों वालों को बड़ा बुरा लगने लगा कि मैकाले ने ये क्या कर दिया, हमें सभी के बराबर ला के छोड़ दिया, हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं और शूद्र ब्रह्मा के पैरों से जन्म लिए हैं। तो उनको बड़ा बुरा लगने लगा। तो अब मैकाले साहब उसमें क्या करे भाई, उन्होंने गलत थोड़ी किया था, सभी के लिए एक समान कानून लागू किया था। और ये देखिए, ये जो मैकाले साहब ने जो कानून बनाया था 1860 में लागू हुआ था हमारे देश में, यही कानून आज भी हमारे देश में चल रहा है ये। और मैकाले साहब को बहुत से लोग बुरा कहेंगे, लेकिन मैं मैकाले साहब को इस मामले में बहुत अच्छा मानता हूँ कि आज भी हमारे देश में ये चल रहा है। और इन्होंने सभी के लिए जो दंड था, दंड विधान था, सभी के लिए एक समान कर दिया था मैकाले साहब ने। ठीक है, तो मैकाले साहब को इतना गलत ना समझिए। इसकी जो विधि आयोग का जो गठन किया था वो किसने किया था? तो वो किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। चलिए हम आज शुरू करते हैं गवर्नर जनरल के बारे में। तो 1835 में विलियम बेंटिक जब यहाँ से चले गए तो उनके बाद एक नया भारत में गवर्नर जनरल बना के आया जिसका नाम था सर चार्ल्स मेटकाफ। ये 1835 में भारत आया और 1836 तक भारत में था, 1 साल था, फिर इसको ब्रिटेन वाले ने अपने देश में बुला लिया वहाँ का सरकार ने। तो इसके बारे में एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। एक्चुअली जो हमारे देश में जो लॉर्ड वेलेस्ली साहब थे, लॉर्ड वेलेस्ली साहब ने समाचार पत्रों पे तरह तरह के प्रतिबंध लगाए थे। बहुत प्रकार के प्रतिबंध इसलिए लगाए थे, जैसे आप वर्तमान में देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ के जो न्यूज़पेपर या मीडिया वाले लोग हैं, देख रहे हैं कि वो किसी सरकार के पक्ष में झुक करके काम कर रही है और हमेशा हिंदू मुस्लिम जैसे फालतू दंगों वाली चीज़ें को क्या करता रहता है, प्रसारित करता रहता है। अब चूँकि हमारी वर्तमान सरकार जानबूझ के उसको लगता है बढ़ावा देता है क्या कि उस पर प्रतिबंध नहीं लगाते, डायरेक्ट हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो उसके समय में अब अंग्रेज थे तो उनके सामने अगर इंडिया के जो न्यूज़पेपर थे अगर कुछ गलत छापते थे तो उस पर वो क्या करते थे, प्रतिबंध लगा देते थे। तो उन्हीं में वेलेस्ली साहब ने प्रतिबंध लगा दिया था, सेंसरशिप लगा दिया था न्यूज़ समाचार पत्रों पर। तो उसी को मुक्ति दिया था, यानी कि उनको प्रतिबंध उस पर से हटाया था जिस व्यक्ति ने, उसका नाम था मेटकाफ। इसी को समाचार पत्रों को मुक्तिदाता कहता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है पेपर में, तो आप लोग याद रखिएगा। बस इसके बारे में इतना एक ही क्वेश्चन पूछता है। फिर उसके बाद आया था लॉर्ड ऑकलैंड, 1836 से लेकर 1842, 6 वर्षों तक ये भारत में रहा। ये लॉर्ड ऑकलैंड जो था आया 6 वर्ष तक था। इसके समय में पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। आंग्ल अफगान यानी जो आंग्ल मतलब अंग्रेज और अफगान मतलब अफगानिस्तान, इनका युद्ध हुआ था 1839 से लेकर 42 तक चला था। और 1838 में 1839 से 42 तक 1838 में जबकि पहले समझौता हुआ था अफगानिस्तान से युद्ध होने से पहले ही, 3 लोग थे उनमें। एक तो थे रणजीत सिंह जो सिखों के नेता थे, और एक अफगानिस्तान के थे जिनका नाम था शाह शुजा, और अंग्रेज़ों की तरफ से ऑकलैंड साहब। इन तीनों ने मिलकर समझौता किया था। लेकिन बाद में उसमें से जो सिखों के जो मेन थे वहाँ के, जिसका नाम मैंने अभी बताया रणजीत सिंह उस संधि से बाहर हो गए। फिर बाद में युद्ध हुआ तो फाइनली अफगानिस्तान इसमें हार गया था, लेकिन बहुत बड़ी क्षति अंग्रेज़ों को भी हुई थी। फिर इसके समय में सरकारी स्कूलों में छात्रवृत्ति शुरू किया गया था। जो सरकारी स्कूल थे, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑकलैंड ने क्या किया कि सरकारी स्कूलों में छात्रवृत्ति को प्रमोट किया था। सोचा नहीं, मतलब शिक्षा पे बहुत बढ़िया काम किया था इसने कि सरकारी स्कूलों में छात्रवृत्ति को इसने क्या किया था, शुरुआत की थी कि मतलब जो बच्चे बहुत गरीब है, जो बच्चे बहुत कमज़ोर है, जो शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको भी शिक्षा दी जाएगी।
एक चीज़ जान लीजिएगा कि अंग्रेज़ों को आने के बाद यहाँ के शूद्रों की स्थिति बहुत सुधरी थी, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी सुविधाएं शुरू किए थे। ठीक है, अब इनके आने के बाद से जो हमारे यहाँ उच्च जातियाँ थी, उनकी स्थिति जो पहले बहुत शक्तिशाली हुआ करती थी, वो बहुत कमज़ोर हुई थी। तो इसलिए हो सकता है उच्च जाति वाले उनकी बुराई भी हो सकता है कर दें। फिर देखिए, सरकारी स्कूलों में छात्रवृत्ति शुरू किया था इसने। फिर उसके बाद बम्बई तथा मद्रास में मेडिकल कॉलेज की स्थापित किया था। हमारे भारत के लोग क्या करते थे, भारत के शासक होते थे तो मंदिर मस्जिद अपने रानियों के याद में ताजमहल यही सब काम करते थे, बनवाते थे। लेकिन इसने क्या किया था, बम्बई और मद्रास में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए थे उस वक्त के ज़माने में, मेडिकल कॉलेज, जबकि वर्तमान में भी क्या हो रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं, ये दशा है। तो उस वक्त हमारे देश में लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या बनवाया था, मेडिकल कॉलेज स्थापित किए थे। कहाँ पर, बम्बई और मद्रास में। फिर जीटी रोड, जिसका नाम आज ग्रांड ट्रंक रोड है, जिसको पहले सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। फिर उसके बाद उसकी शेरशाह सूरी ने, दिल्ली से जो कोलकाता तक रोड है, शेरशाह सूरी जो बनवाया था, तो उसकी का नाम बदल के क्या रख दिया गया था, जीटी रोड, यानी ग्रांड ट्रंक रोड। ये जो जिसने नाम रखा था वो कौन था, लॉर्ड ऑकलैंड। तो पूछा जाता है कि जीटी रोड जो है, ग्रांड ट्रंक जो रोड है, इसका नाम किसने रखा था, तो वो रखने वाला व्यक्ति था लॉर्ड ऑकलैंड नाम था। 1842 में उसका नाम बदला था, नवीनीकरण करवाया था, उसको पक्की करवाया था, उस सड़क को क्या करवाया था, पक्की करवाया था, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक। तो इसने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। फिर उसके बाद आया था लॉर्ड एलनबरो। फिर कौन आया था, लॉर्ड एलनबरो। ये 1842 से 1844 तक था। ये लॉर्ड एलनबरो जो था, इसके समय में 1843 में सिंध का विलय हुआ था। सिंध मतलब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में क्योंकि रणजीत सिंह जो सिखों के मेन राजा हुआ करते थे, मुखिया हुआ करते थे, वो कौन थे, रणजीत सिंह। अब रणजीत सिंह की मृत्यु होने के बाद जो सिंध वाला एरिया था, यानी पाकिस्तान वाला जो एरिया था, अब वो एरिया कमज़ोर हो गया था। मतलब वहाँ पर शासक गड़बड़ बैठ चुके थे। उनकी पत्नी चूँकि रणजीत सिंह की जो थी वो बड़ी गड़बड़ थी, तो अंग्रेज़ों को लगा कि कहीं इधर से हमारे ऊपर विदेशी लोग आक्रमण न करें, कहीं रूस न आक्रमण किया, कोई दूसरा देश आक्रमण न करे। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब क्या करते हैं, उधर अफगानिस्तान से जो सटा हुआ एरिया था पाकिस्तानी सबका, उसको अपने में मिला लेते हैं। तो उन्हीं में तो अंग्रेज़ों ने 1843 में क्या किया, सिंध का सबसे पहले अपने में विलय किया। फिर 1843 में ही इसने दास प्रथा का भी क्या अंत कर दिया था। जो देखिए, दास प्रथा कैसे अंत करने के लिए जो 1833 का चार्टर एक्ट था विलियम बेंटिक के समय में, उसके समय में ये बात कही गई थी दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करने की, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था। तो लॉर्ड एलनबरो के समय में 1843 में दास प्रथा को समाप्त करने की बात की गई थी। अब इतना समझ लीजिए कि दास प्रथा जो है, ये अगर जब हमारे देश में चल रहा था 1843 के समय में, तो दास कौन बनाता रहा होगा, यहाँ का जो गरीब तबका, निम्न जाति के लोग हैं, ये दास प्रथा दास बनाते रहेंगे किसी को, या उच्च जाति या अमीर वर्ग के लोग किसी को दास बनाते रहेंगे। सिंपल सा मतलब है कि जो उच्च जाति या अमीर लोग थे वही गरीबों को क्या करते थे, यहाँ के अपना दास बनाते थे। तो अंग्रेजों ने जब, यानी कि एलनबरो था, इसने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। मतलब अब वो किसी की गुलामी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि अमीर या दास जो उच्च जाति के लोग हैं, इनको क्या होगा, एलनबरो से बुरा लगेगा, एलनबरो से झगड़ा झंझट। अब इनको बहुत बुरा लगेगा कि अंग्रेजों ने हमें तबाह कर दिया, हमारे जो नौकर था, इन नौकर को आज़ाद करवा दिया। तो एलनबरो ऐसे भी उन लोगों के लिए बुरा बन जाएगा। तो एलनबरो बहुत गलत नहीं था, बहुत अच्छा भी काम किया था। इसके समय में दास प्रथा का अंत हुआ था। फिर 1842 में इसी के समय से शुरुआत हमारे देश में जो रविवार की छुट्टी हुई है, की शुरुआत हुई है, जो रविवार की छुट्टी होती है 1842 से लॉर्ड एलनबरो के समय से ही हमारे यहाँ छुट्टी होती चली आ रही है। आप लोगों ने आज भी देखते हैं कि संडे को छुट्टी होता है। एक्चुअली यूरोप में संडे की छुट्टी होने का वजह ये है कि जैसे यूरोप में माना जाता है कि उन लोगों का मानना है कि उनके जो गॉड है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, इस पूरे यूनिवर्स की रचना की है, उन्होंने 6 दिन तक लगातार कार्य किया था। इस एक दिन महासागर बनाए, एक दिन पृथ्वी बनाई, एक दिन आकाश बनाए, सूर्य तारे चंद्रमा सब कुछ बनाए हैं 6 दिन तक लगातार। 6 दिन बनाने के बाद 7वां दिन जो है उन्होंने आराम किया था। तो उन लोगों ने इसको हॉलीडे कहा। हॉली मतलब पवित्र दिन कहा संडे को। और संडे को इसलिए क्या करते हैं, वो लोग छुट्टी मनाते हैं। तो वो उनकी अपनी धारणा है, लेकिन चूँकि मूर्ख है ना, वो जो धार्मिक लोग हैं वो मूर्ख होते ही। तो संडे को इसलिए वो छुट्टी की शुरुआत की। लेकिन सप्ताह में एक दिन की छुट्टी शुरुआत हुई, अच्छी बात है। लेकिन यूरोप में आप जाएंगे तो वहाँ पर 2 दिन का वीकेंड बनाया जाता है। एक तो सैटरडे को भी छुट्टी रहता है और संडे को भी। वहाँ पर 2 दिन वो लोग एकदम मस्ती से रहते हैं। और हमारे भारत में 1 दिन छुट्टी होता है, क्योंकि इसलिए 1 दिन की छुट्टी होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत से त्यौहार भी तो पड़ते हैं साल भर में। लेकिन उन लोगों में बहुत से त्यौहार नहीं पड़ते, क्योंकि 33 करोड़ देवता है हमारे भारत में, तो छुट्टियाँ तो बढ़ी जाती हैं। फिर उसके बाद आया था लॉर्ड हार्डिंग साहब। ये 1844 से 1848 तक थे हमारे देश में लॉर्ड हार्डिंग साहब। और ये भी देखिए, ये जो लॉर्ड हार्डिंग था, ये ब्रिटेन के संसद में 20 वर्ष तक था, ये सांसद था वहाँ का। और ये एक ऐसा वायसराय था, गवर्नर जनरल था, जो कि वाटरलू का मैदान जो था, जो नेपोलियन बोनापार्ट का, उसके साथ लड़ाई लड़ने वाला भी था ये लॉर्ड हार्डिंग। और ये भारत में गवर्नर जनरल बन के आया था 1844 से 1848 तक था।
और इसी के समय में बहुत महत्वपूर्ण कुछ काम भी हुए, जैसे कि 1845 से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। जो अंग्रेज चले गए, वो जब रणजीत सिंह एक्सपायर हो गए, गुजर गए, मर गए, तो उनके बाद जो बैठे थे गद्दी पर, अब ये था कि पंजाब को भी अब अंग्रेज अपने मिलाना चाहते थे, क्योंकि वो एरिया कमज़ोर हो गया था कि कोई विदेशी आक्रमण न करे। तो उनमें से सबसे पहले पंजाब को मिलाने के लिए आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जिनमें अंग्रेज क्या हुए, विजयी रहे पहला वाला युद्ध। तो 1846 में ही लाहौर की संधि हुई, लाहौर की क्या हुई, संधि हुई। और इसी समय देखिएगा जब लाहौर की संधि हुई थी ना, तो जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया था, जम्मू कश्मीर वाला एरिया पहले इन्हीं सिखों के अंतर्गत आता था, सिखों का ही उस वक्त शासन था। लेकिन जब 1848 में जब इन लोगों ने जीत लिया, अंग्रेजों ने, बाद में फिर जब पूरी तरीके से जीत लिया सिखों ने पंजाब को, तो जम्मू कश्मीर वाला एरिया जो था अंग्रेजों ने उसको बेच दिया कि जिसको जो पैसा दे जम्मू कश्मीर को ले ले। तो उसी वक्त जो वहाँ पर डोगरा वंश का जो शासक था, जिसका नाम था गुलाब सिंह नाम करके था, गुलाब सिंह, उसने जम्मू कश्मीर खरीदा था 1848 में, अंग्रेजों से खरीदा था। फिर वही विवाद जो बाद में था कि जो 1947 के समय में जम्मू कश्मीर का रहा था कि मेरा अलग देश है, क्योंकि हमारे पिता गुलाब सिंह ने इसको खरीदा था। तो हरी सिंह जो थे वो उसको कह के एक अलग मुल्क बनाएंगे, बाद में भारत में मिलाया गया पाकिस्तान के आक्रमण के बाद। उसकी कहानी आप लोगों ने सुना होगा। फिर उसके बाद देसी रियासतों में सती प्रथा पर रोक लगाने को कहा। भारत में जो देसी रियासतें थी ना, मतलब जिन पर ब्रिटेन का डायरेक्ट शासन नहीं था, इनडायरेक्ट शासन था, वहाँ पर अपना राजा खुद का था, लेकिन अंग्रेजों को उन पर नियंत्रण था। तो इसने क्या किया, लॉर्ड हार्डिंग ने कहा कि देसी रियासतों के राजाओं से कि आप लोग अपने राज्य में जहाँ जहाँ पर सती प्रथा चल रही है, पहली बात तो सती प्रथा बंद करो। सोचो कि सती प्रथा इतनी घटिया चीज़ थी कि हमारे देश में जानते हैं पुरुष सत्तात्मक समाज रहा है हमेशा से। होता क्या था कि जो पैसे वाले लोग थे, बूढ़े होते चले जा रहे थे, बुजुर्ग होते चले जा रहे हैं, 60 साल 65 साल 15 साल की 16 साल की लड़कियों से शादी कर लेते थे। अब वो बुजुर्ग आदमी ढेर दिन तक जो जिएगा नहीं, यानी कि 70-75 साल को होते थे, मर जाते थे, पहले मर जाते थे। ऐसे समय में जो लड़की अभी 22-25 साल की हुई है उसको जिंदा जला देते थे। इतना घटिया काम करते थे यहाँ के लोग, धर्म के नाम पे, जात, अपनी परंपराओं के नाम पे इतनी घटिया काम करते थे। तो लॉर्ड हार्डिंग ने कहा कि इन देशी रियासतों को कि जो लोग अपने यहाँ प्रतिबंध नहीं लगेंगे, अब उनको हम हटा देंगे गद्दी से, लॉर्ड हार्डिंग ने कहा था। तो लोगों ने ज़बरदस्ती उस प्रथा को फिर बंद किया था लॉर्ड हार्डिंग की धमकी के बाद। तो समझ सकते हो कि कितनी घटिया व्यवस्था थी। इन लोगों को ज़बरदस्ती अगर बंद नहीं करवाते लॉर्ड हार्डिंग साहब, इनमें ब्राह्मण बहुत से जगहों पे विरोध करने लगे कि अंग्रेजों को कि आप कौन होते हैं हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाले। तो लॉर्ड हार्डिंग ने कहा कि अच्छा ठीक है, इधर आओ, पहले यहाँ आओ, बुलाया उसके पास, यहाँ उसको पकड़ के ले आया और उसको बड़ी मार मरवाया। फिर कहा बताओ ये तुम्हारा धर्म है? तो उसने कहा कि नहीं, आपका धर्म है। तो क्योंकि धर्म के नाम पे तो हमेशा लोगों के खून गर्म हो जाते हैं ना, मूर्खता का एक अपना ये भी चरम स्तर होता है धर्म वाला बात। तो सती प्रथा पर रोक लगाया था जबरदस्ती देशी रियासतों के राजाओं को कहकर। फिर उसके बाद गौंड जो जनजाति होती है, गौंड जनजाति, जो गौंड जनजाति नहीं होती है, उनमें नर बलि प्रथा, जो काली माई के नाम पे बलि चढ़ाते थे, नर बलि। बच्चा पैदा होता था, कुछ देखा ताका नहीं, काली माई को खुश करना है, जीव निकाली रहती है काली माई, जाकर बच्चे को क्या कहते थे, सुलाकर बलि चढ़ाते थे, उसे कहते थे नर बलि, या उसी को शिशु हत्या भी कहते थे। नर बलि एवं शिशु हत्या गौंड जनजातियों में होती थी। उन पर रोक लगाया था किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने, काली माई के नाम पे जो चढ़ाते थे बलि। तो अब इस पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। अगर ये सब नहीं देते तो फिर कैसे सब प्रतिबंध लगता? सोचो कि वर्तमान में तो हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि धार्मिक मामले के नाम पे कि हम लोग अगर बंद करवाना कुछ कहते तो कहते पहले मुस्लिमों बंद कराओ, पहले सिखों बंद करवाओ, पहले ईसाइयों बंद करवाओ, दुनिया भर के तामझाम बढ़ जाते। अब चूँकि उन्होंने ज़बरदस्ती करके किसी भी तरीके से हमारे देश में प्रतिबंध लगवाए थे। अब देखिए इस जो नर बलि प्रथा है ना, इसमें एक ये मान्यता है लोगों की कि ब्राह्मण ये सब जानबूझ के करवाते थे। उनका मानना है, मैंने एक्चुअली सुना था ये, तो मैं वो बता रहा हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि हम जो पहले बच्चे पैदा होते हैं वो हट्टे कट्टे और मजबूत होते हैं। तो कुछ लोग मानना है कि ब्राह्मण जो थे वो सोचते थे कि हमारे सामने इनके बच्चे खड़े न हों, यानी कि इन निम्न जाति के, इन गोंडों के बच्चे या निम्न जाति के बच्चे हमारे सामने खड़े न हो। तो वो क्या करते थे कि इनके लिए एक ऐसी प्रथा बना दी थी कि आपका पहला बच्चा बड़ा पैदा हो तो उसको क्या कीजिए, बलि चढ़ा दीजिए, जिससे काली माई खुश होंगी। तो ये अब ये बातें पता नहीं कितना सच है या झूठ है। आप लोग अपना वीडियो अगर जिन लोग पूरा देखेंगे तो अपना कमेंट कीजिएंगे कि ये बातें क्या आपको सही लगती हैं या झूठ लगती हैं। जो लोग वीडियो पूरा देखेंगे वो लोग अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। इस पर वीडियो भी 2-3 और आएंगे। और मैंने बता दिया कि वीडियो के आखिरी में लिंक हमने दे दिया है वायसराय वाला, या आधुनिक इतिहास के जितने भी प्लेलिस्ट हैं, कुल 13 वीडियो हुए, 14वां वीडियो है, उसे आप लोग देख ले। 15वां वीडियो है, 14 वीडियो हुए, 15वां वीडियो है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद सभी को, गुड नाइट।